आज मैं आपको सुनाऊंगा दो कहानियाँ। एक कहानी है एक राजकुमार की। ये कोई परी कथाओं का राजकुमार नहीं है। इस राजकुमार का जन्म जिस राज परिवार में हुआ था वो इतिहास में एक बहुत विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जिन राज परिवारों का इतिहास वंश वृक्षों, अभिलेखों और पुरातात्विक इमारतों के माध्यम से सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है, उसमें जापान का यामातो राजघराना दूसरे क्रमांक पर आता है। यह आज भी सक्रिय है और 1241 वर्षों से जापान के किशोतु यानी इंपीरियल हाउस ऑफ जापान पर शासन कर रहा है। लेकिन यामातो राजवंश आने वाले और 250 साल तक राज करते रहे तो भी हमारी कहानी का राजकुमार जिस राज परिवार में जन्मा था उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस राज परिवार ने 1500 वर्षों से अधिक समय तक अपने विशाल प्रदेश पर शासन किया था। और हमारी दूसरी कहानी है एक धुन की जिसने लगभग 75 वर्षों का एक सफ़र शुरू किया था एक महान संगीतकार के साथ, और ये सफ़र तब पूरा हुआ जब इसी धुन के साथ एक दूसरे महान संगीतकार ने अपने शानदार करियर का अंतिम पड़ाव पार किया था। एक राज परिवार, एक धुन, दो संगीतकार और दो कहानियाँ जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं और पहली कहानी दूसरी के हाथ में अपने सारे सूत्र थमा देती है। हाय टू वन एंड ऑल, मैं श्रीकांत केकरे अपने पॉडकास्ट अभिव्यक्ति से। अभिव्यक्ति पहले लंबे समय तक स्पॉटिफाई पर ऑडियो फॉर्मेट में हुआ करता था और फिल्म संगीत पर आधारित ये कहानी ही मेरी सबसे पहले एपिसोड में शामिल की गई थी, जो मेरा सबसे ज़्यादा सुना गया, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एपिसोड भी रहा था। तो पहले आते हैं हमारे राजकुमार की ओर, जिसके दादाजी ने एक अप्रत्याशित सा निर्णय ले लिया था और इस निर्णय ने हमारे राजकुमार के जीवन की दिशा बदल कर रख दी थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यही निर्णय लाखों करोड़ों लोगों के लिए आज भी कई वर्षों बाद वरदान साबित हो रहा है। तो भारत के पूर्वोत्तर में एक राजा थे, राजा ईशान चंद्र। तब राजा के नाम के आगे राजा, राजकुमारों के नाम के आगे कुमार लगाया जाता था, और ईशान चंद्र तो खैर उनका नाम ही था। और आजकल जैसे नामों के आगे सम्मानपूर्वक जी या साहब या दादा या भैया लगाया जाता है, वैसे त्रिपुरा में आदर देने के लिए बड़े लोगों को कर्ता कहा जाता है। परिवार को उपाधि मिली थी माणिक्य की, यानी इस घराने के राजा जेम्स ऑफ द किंग्स माने जाते थे, और राज परिवार के कुल का नाम था देववर्मा, देवबर्मा, देवबर्मन। तो राजा ईशान चंद्र का पूरा नाम बनता था राजा ईशान चंद्र कर्ता माणिक्य देवबर्मन। तो राजा ईशान चंद्र का राज्य त्रिपुरा बहुत फैला हुआ था, जो आसाम से शुरू होता था और पूर्वोत्तर के आज के कई राज्य, आज के बांग्लादेश से होते हुए आधे म्यांमार तक फैला हुआ था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत गणराज्य में शामिल होने तक इस राज परिवार में कुल 184 राजा हुए थे और ईशान चंद्र 180वें राजा थे। परिवार की परंपरा के अनुसार राजा के पुत्र ही अगले राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा ईशान चंद्र जी जब मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने इस परंपरा को बदलते हुए घोषणा कर दी कि उनके बेटों की जगह उनके बाद उनके छोटे भाई वीर चंद्र अगले राजा होंगे। उस समय ईशान चंद्र के पुत्रों ने अपने पिता के निर्णय को शायद यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि चाचा वीर चंद्र जब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे तब वो हम में से ही किसी का नाम घोषित करेंगे। लेकिन महाभारत में जो हुआ था वही यहाँ भी हुआ। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की बागडोर एक बार जो उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के हाथ में आई तो वो वापस पांडवों को नहीं दी गई। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को ही राजा बनाने का निश्चय कर लिया। ठीक वैसे ही वीरचंद्र ने अपने भतीजों को दरकिनार कर अपने ही बेटे राधा किशोर को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा ईशान चंद्र के एक बेटे नवद्वीप चंद्र ने इसका जमकर विरोध किया। उस समय अंग्रेज़ों का राज था तो उत्तराधिकार का मामला अंग्रेज़ों के न्यायालय में चला गया। लेकिन यह तो जीवन है, कोई महाभारत तो है नहीं। उस समय की अदालतें तो गद्दी पर बैठे राजा की ओर ही झुकनी थी, और जैसा कि होना था नवद्वीप चंद्र यह केस हार गए। कुमार नवद्वीप चंद्र को वैसे देश निकाला तो नहीं दिया गया, लेकिन त्रिपुरा रियासत की राजधानी अगरतला में उन्हें कदम तक रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें सपरिवार अगरतला से बहुत दूर ढाका के पास गुमती नदी के तट पर बसे मैदानी नगर कोमिल्ला में भेज दिया गया। जब नवद्वीप चंद्र निर्वासित रूप से कोमिल्ला में रह रहे थे तब वहीं 1 अक्टूबर 1906 के दिन उनकी नवीं और अंतिम संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया
सचिन। सचिन देव बर्मन के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका उपनाम बर्मन है और नाम है सचिन देव। शायद एस.डी. बर्मन कहे जाने के कारण यह आभास होना स्वाभाविक भी है, लेकिन उनका नाम सिर्फ सचिन था और देव बर्मन उनके परिवार का कुल नाम था। इसलिए सचिन देव बर्मन कहने के बजाय उन्हें सचिन देव बर्मन कहना ज़्यादा उचित है। एस.डी. बर्मन का पालन पोषण एक राज परिवार और एक सामान्य परिवार दोनों ही तरह से हुआ। अगरतला के उज्जयंता महल की विलासिता, दरबार की गहमा गहमी, फौज की सुरक्षा का घेरा या वो शानो शौकत वगैरह तो नहीं थी, लेकिन एक ठीक ठाक बड़ा घर था, कई नौकर चाकर थे और सब तरह की सहूलियतें ज़रूर थीं। देव बर्मन राज परिवार में संगीत की भी एक बड़ी संपन्न विरासत थी। राज परिवार में कई राजा और राजकुमार स्वयं बड़े अच्छे शास्त्रीय गायक और वादक रहे थे। बालक सचिन का ध्यान रखने के लिए समर्पित रूप से 3 नौकर रखे गए थे। एक था माधव, एक अनवर और एक दाईमा। इनमें से माधव और अनवर स्वयं गजब के गायक थे। तो माधव काशी से था और रामायण के पद गाया करता था और अनवर शायद कोमिल्ला का ही था और भटियाली लोकगीत गाया करता था। ये ही दोनों सचिन को विद्यालय लाते थे, ले जाते थे, बस्ता उठाते थे, ठंडे पानी की मशक रखा करते थे, सचिन के खाने पीने का ध्यान रखते थे और विद्यालय का पूरा समय होने तक वे वहीं रुकते थे। इसके अलावा सचिन को घुमाना, यहाँ ले जाना, हर आवश्यकता का ध्यान रखना, सब यही दोनों करते थे और खाली समय में गाते रहते थे। विद्यालय से हवेली का रास्ता नवद्वीप चंद्र के खेतों से गुजरता था और छोटे से सचिन को विद्यालय छूटने के बाद अपने खेतों में बैठकर मजदूर किसानों को काम करते देखना बहुत पसंद था। वहीं एक बूढ़े किसान दुखाई थंगकार ने सचिन को सम्मोहित कर दिया था। कहानी का ये भाग हम सचिन दा की आवाज में ही सुन लेते हैं। एक बहुत ही बूढ़ा किसान जिसका नाम था दुखाई थंगकार एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया ये गीत भी मेरे साथ जवान होता गया और मेरे अंदर संगीत सीखने की अभिलाषा जगती गई। ये लोकगीत था लेकिन भावना से भरपूर। इस गीत ने मुझे गाना गाने और संगीत सीखने का शौक दिलाया और मैं 7 स्वरों के इस महासागर में कूद पड़ा। रंगीला 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 रे रंगीला আমার ছাড়িয়ে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিला रे रंगीला। तो ये वही गीत है जिसने न सिर्फ सचिन देव बर्मन को अपना जीवन संगीत को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वेरी लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, बांग्ला संगीत जगत में जब सचिन दा स्ट्रगल कर रहे थे तब जिन 3-4 गीतों ने सचिन दा को गायक के रूप में स्थापित किया उनमें एक यह भी गीत था, रोंगीला 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 रे। यूँ तो दादा के कई हिंदी गाने हैं जिनमें उन्होंने अपने ही बंगाली गीतों की या रविंद्र संगीत या फिर बंगाली भटियाली लोकगीतों की धुनों का प्रयोग किया था। रोंगीला 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 रे की धुन को उन्होंने देवदास फिल्म के एक गीत में इस्तेमाल किया था जिसे गीता दत्त और मन्ना डे ने गाया था। शाम सांवरे ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कन्हा मिलो। वैसे आप प्लेजरिज्म या कॉपीराइट को लेकर कोई ख्याली पुलाव पकाने लगे हैं, मैं उससे पहले आपको एक बात का ध्यान दिला दूं कि वो बहुत ही सिंपल समय हुआ करता था। उस समय जीवन सीधा साधा सुलझा हुआ सरल हुआ करता था। अभिनेता हों या गायक या संगीतकार, कलाकारों के मन में एक दूसरे पर चढ़कर नंबर 1 बनने की चाहत नहीं होती थी। कलाकारों के बीच संवाद हुआ करते थे, विवाद नहीं हुआ करते थे। कई बार तो एक संगीतकार किसी दूसरे संगीतकार से उसकी धुन मांग कर अपने गीतों में इस्तेमाल कर लेते थे और कोई इसका बुरा भी नहीं मानता था। उल्टे इसे एक तरह से सम्मान के रूप में देखा जाता था, क्योंकि लॉजिक बहुत सीधा साधा हुआ करता था। जो भी गीत के लिए अच्छा हो, मूड के लिए सही हो, वही किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर गीत और संगीत अच्छा बनना चाहिए। ऐसे भी वाकयात हुए हैं जब ऐसी कोई धुन बनाने के बाद सचिन दा ने खुद ही बताया हो कि उस धुन की प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली है। इन्हीं दिनों उस्ताद फैयाज खां साहब से मुलाकात हुई
उनकी एक रचना मुझे बेहद पसंद आई और मैंने शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में पेश किया। लीजिए आज मेरी ओर से ये गीत सुनिए। झन 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 पायल बाजे कैसे जाऊं प्रीत मिले न हो। अब धुनों के लेन देन की बात निकली है तो एक और कहानी सुना देता हूँ। हृदयनाथ मंगेशकर की स्टाइल थी कि वो अक्सर एक ही गीत के अलग अलग अंतरों को अलग अलग धुनों से सजाते थे। एक बार एक मराठी आरती के लिए संगीत देते समय हृदयनाथ मंगेशकर एक जगह पर अटक गए। एक भाग उन्हें कुछ जच नहीं रहा था और कुछ नया सूझ भी नहीं रहा था। मी गाणं करायला बसलो होतो, मी झगडत होतो चालीशी गजानन असे काही मुखड़ा ऐसा है आगे का अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने अपनी समस्या वरिष्ठ हिंदी संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी में से जयकिशन जी के सामने रखी और उन्होंने हृदयनाथ मंगेशकर को अपने ही एक हिंदी गीत की धुन सुझा दी कि वो धुन वहाँ पर सटीक तौर पे बैठेगी। तो जयकिशन आले होते खोलीत, मैं से बोलता वो मेरा गाना है ना मैं पिया तेरी, उसकी बीच की लाइन ले लेना तेरे गाऊन दो खोली वाला ला 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 काहे को बजाए तू मीठी मीठी कहानी मैं पिया तेरी चुमालिया न मानी। मंगल मूर्ति श्री गणराया आदि बंधु तुझ भोरया। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ भोरया। देने वाले ने भी साफ मन से अपनी धुन दे दी और हृदयनाथ मंगेशकर को भी लगा कि ये परफेक्ट है और उन्होंने भी बेझिझक उसी धुन में वह भाग सजाया। अब मौका बन ही गया है तो सचिन दा की भी कुछ ऐसी धुनें हम सुन लेते हैं जो सचिन दा ने उनके ही बंगाली गीतों से हिंदी गीतों में बखूबी इस्तेमाल की थी। आलो छाया डोला, आलो छाया डोला, उतला फागुने बन बिना बाजे गे। आलो छाया डोला पवन दीवानी न माने उड़ावे मोरा घुंघटा काली पवन दीवानी। शीत जाइयो फूल बने रे भ्रमरा, निशीत जाइयो फूल बने। सोई है राजकुमारी देख रही मीठे सपने, जा जा छुप जा तकियन में ओ खटमल के। जासे रे भाटी गा भैया আমার ভাই ধন রে কয়ো নাগর নিত বলা তোরা কে যাস। सुन रे पवन पवन पुरवैया मैं हूँ अकेली अकेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया। বরলে গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছ দোলা, রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মোরে একই তো বহরি খেলা। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। अब वापस आते हैं उस धुन पर जो हमारे कहानी की हीरो है रोंगीला 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 रे। शायद दुखाई थंगकार की पहाड़ी आवाज़ दादा के मन में ऐसी बसी थी कि उन्हें किसी और गायक की आवाज़ में यह गीत कभी पसंद ही नहीं आता था। वैसे भटियाली धुनों की सुंदरता होती है उनकी रॉनेस में, तो मंझी हुई हरकतों से भरी कठिन गायकी से अधिक उनमें सरलता होती है और उनमें भावनाओं की सुगंध ज़्यादा भरी होती है। इसलिए जब कोई शास्त्रीय पार्श्वभूमि का गायक उनकी भटियाली लोक संगीत की धुन गाते समय कभी सटीक स्वर लगा देता था तो सचिन दा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उदाहरण के लिए सुजाता फिल्म का एक गीत है सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे मितवा। इसे पहले मन्ना डे गाने वाले थे, लेकिन सिटिंग के दरमियान शास्त्रीय गायन सीखे हुए मन्ना डे
अनेक जगह पर सुरीले हो जाते थे और सचिन दा को ये खटक रहा था। उनके नज़रिए से देखें तो एक नाविक यह गीत गा रहा है तो वो किसी शास्त्रीय संगीत सीखे हुए गायक की तरह तो नहीं ही गाएगा। इसलिए उन्हें कुछ स्वरों में चाहिए था कि मन्नाडे कच्चापन लाएं, और ये कच्चापन इसे बेसुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन सुर अपनी जगह से थोड़े से इधर उधर हिले हुए सुनाई देते हैं, जिसे संगीत की भाषा में कनसुरा कहते हैं। और सचिन दा को जितना चाहिए था मन्नाडे उतना कनसुरा नहीं हो पा रहे थे। इसलिए आखिरकार यह गीत दादा ने खुद ही गाया है, और क्या गाया है। आज भी 65-70 सालों के बाद यह शब्द अगर हम पढ़े सुने तो हमें दादा की आवाज़ में ही पढ़ाई सुनाई देते हैं। किशोर कुमार अक्सर बताते थे कि दादा उन्हें कई बार मुंबई के बाहर के इलाकों के खेतों में ले जाया करते थे, और खेतों को देखकर उनके मन में कोमिल्ला का एहसास शायद जाग जाता था। दादा उन खेतों में छोटे बच्चे की तरह दौड़ते थे, भागते थे, और फिर शाम के सूरज को ढलता हुआ देखते थे। इस समय वो अक्सर किशोर कुमार को दादा की ही आवाज़ में दादा का कोई गीत गाने को कहते थे। किशोर कुमार दादा के बोलने और गाने की मिमिक्री बहुत अच्छी किया ही करते थे। बोले चल चल, आज मौसम कितना अच्छा है, देख कितने अच्छे बादल छाए हुए हैं, अपन थोड़ा घूम कर आते हैं। बस मैं उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुझे ले गए, ज्यादा नहीं सिर्फ 50 मील दूर कुछ हरे भरे खेतों के करीब आकर गाड़ी रोकी और बोले, आह किशोर, जब भी मैं खेत देखता हूँ तो जी करता है कि मैं खेत में खूब दौड़ूं, चल तू भी दौड़ मेरे साथ। सचिन दा की आज्ञा को मैं तो टालने से रहा, बस मैं भी उनके पीछे पीछे खेतों में भागने लगा। भागते भागते उनको मूड आ गया, उन्होंने कहा चल मेरे साथ गाना भी गा, मेरे साथ गाना गा। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने किशोर कुमार को रोंगीला रे गाने को कहा। किशोर ने जब इसे गाया तो दादा ने बीच में ही रोक दिया और उन्होंने कहा कि यह गीत दुखाई की आवाज़ में जितना मधुर लगता था उतना अच्छा तुम तो क्या शायद मैं भी नहीं गा सकता, क्योंकि दुखाई का गीत अपनी आत्मा के सुख के लिए होता था और हम पैसे के लिए गाते हैं। इस गीत का इस्तेमाल सचिन दा ने दूसरी तरह से भी किया था। कवि गोपाल दास नीरज की बड़ी इच्छा थी कि वो सचिन दा के लिए कुछ लिखें। उस समय सचिन दा देवानंद की प्रेम पुजारी के लिए संगीत दे रहे थे। तो एक दिन देवानंद गोपाल दास नीरज को लेकर सचिन दा के घर ले गए और बताया कि ये हिंदी के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, और मेरी इच्छा है कि आप इन्हें प्रेम पुजारी के कुछ गीत लिखने के लिए दे दें। हमको ट्यून सुनाई, बोले ट्यून को लिखना तुम, बोलो क्षमा परवाना नहीं चाहिए, कहना सब चाहिए, रंगीला रे। अच्छा, देवानंद आपसे कहा? नहीं कहा, दादा ने कहा रंगीला रे पहला वर्ड करना, पहला वर्ड चाहिए। मैं सुना जा कि देव साहब खड़े हो गए, नीरज का कहने क्या सुंदर गीत गा, वाह 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 वाह। सुना उन्होंने, साइलेंट चुपचाप। तो देव साहब ने कहा चलो नीरज, तो वो बोले नहीं अभी नीरज आप बैठा है मेरे पास, आप जाओ। देव साहब चले आए, फिर मुझसे बोले देखो तुम कहाँ रहते? मैंने साहब यहाँ सांताक्रूज में रहता हूँ। बोले मेरी गाड़ी जाएगी सुबह तुम्हारे पास जाया करेगी रोज 9 बजे, अब तुम मेरे पास आ जाएगा, हम बैठ के काम किया करेंगे। ठीक है, सब काम शुरू हो गया। तो परीक्षा लेने के लिए सचिन दा ने एक धुन सुनाकर नीरज जी से कहा कि ये मेरी धुन है, इसमें मुझे क्षमा, परवाना, दीवाना, अफसाना जैसे कोई उर्दू शब्द नहीं चाहिए, और हाँ, इस गीत की शुरुआत के शब्द भी मैंने तय कर लिए हैं जो होंगे रंगीला रे। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे। तो इस तरह सचिन दा ने बोलों के माध्यम से भी दुखाई थंगकार के रोंगीला रे गीत को अपनी ओर से स्मृति सुमन अर्पित किए। अब त्रिपुरा से निष्कासित किए गए राजकुमार की कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन इस गीत का प्रवास यहाँ समाप्त नहीं होना है। बात है 1992 के आसपास की।
फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा एक महत्वाकांक्षी फिल्म बना रहे थे 1942 लव स्टोरी, और वो उस समय के तमाम संगीत निर्देशकों में से किसी पर विश्वास नहीं जमा पा रहे थे। उन्हें इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत चाहिए था जिसका साउंड तो मॉडर्न हो, लेकिन 50 साल के पहले का कालखंड का माहौल भी उससे बन सके। उनका विश्वास था कि अगर सचिन देव बर्मन उस समय जीवित होते तो वही इसे सही तरह से न्याय दे सकते थे, लेकिन तब तक तो सचिन देव बर्मन को परलोक जाकर कई दशक हो चुके थे, तो इस अगर मगर का कोई अर्थ तो था नहीं। उधर सचिन देव बर्मन के बेटे और महान संगीतकार राहुल देव बर्मन 80 के दशक के अधखिचड़ी डिस्को संगीत की आंधी में लगभग उड़ चुके थे और उनका संगीत कुछ खास चल नहीं पा रहा था। अगर फिल्में चलती तो संगीत पिट जाता और बेहतरीन संगीत वाली खुद फिल्में ही पिट जाती। आर.डी. बर्मन के हाथ लगभग खाली थे, खास कह सकें ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हाथ में नहीं थे, और उन्हें लगने लगा था कि बदलते समय के साथ वो कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। उस समय जिस प्रकार संगीत प्रचलित हो रहा था उसे खींच तान कर उन्होंने अपनी फिल्मों में आजमाया भी था, लेकिन इन सब का बहुत ही बुरा असर उनके आत्मविश्वास पर भी पड़ रहा था। उनके दोस्त तक अब उन्हें पीठ दिखाने लगे थे। नासिर हुसैन ने अपनी शुरुआती फिल्मों में शंकर जयकिशन और ओ.पी. नैयर के साथ काम किया था और उनकी फिल्मों का हर एक गीत हिट हुआ था, लेकिन उनकी फिल्म तीसरी मंजिल के संगीत की छप्पर तोड़ सफलता के बाद नासिर लगातार 19 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ आर.डी. बर्मन के ही साथ काम करते थे, जिसमें यादों की बारात, कारवां, हम किसी से कम नहीं, ज़माने को दिखाना है, मंजिल मंजिल जैसी कई फिल्में शामिल थीं। इनमें से नासिर की फिल्में चलें या ना चले, लेकिन आर.डी. के संगीत का सिक्का खूब चलता था। हम किसी से कम नहीं में तो एक ही गीत में 3-4 गीत डालने जैसे कुछ ऐसे प्रयोग हुए थे जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे, और नासिर इसके लिए आर.डी. बर्मन के कायल थे। लेकिन 80 का दशक समाप्त होते होते आर.डी. की स्थिति यह हो गई थी कि जब नासिर हुसैन 1988 में अपने भतीजे आमिर हुसैन खान को लॉन्च करने के लिए फिल्म क़यामत से क़यामत तक बना रहे थे, तो उन्होंने सैकड़ों हिट दे चुके आर.डी. को छोड़कर इंडस्ट्री में नए नए आए आनंद मिलिंद के साथ काम करना पसंद किया था। उसके बाद 1992 में आई अगली बड़ी बजट की फिल्म जो जीता वही सिकंदर के समय फिर नासिर हुसैन ने आर.डी. बर्मन से मुंह फेरा और जतिन ललित को यह प्रोजेक्ट दिया। और यह स्थिति निर्माता निर्देशकों तक ही सीमित नहीं थी। विधु विनोद चोपड़ा ने जब यह तय किया कि 1942 लव स्टोरी का संगीत आर.डी. बर्मन देंगे, तब जिस म्यूजिक कंपनी के साथ फिल्म के संगीत का अनुबंध हो चुका था उस HMV ने कह दिया कि अगर आर.डी. बर्मन इस फिल्म का संगीत देंगे तो वो विधु विनोद चोपड़ा को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे। 1942 a love story when I wanted him to do the music, and this should come as a surprise to you that even the music company said that if you take R.D. Burman we will not buy your music. लेकिन विधु विनोद चोपड़ा अपनी बात पर अड़े रहे। उन्हें आर.डी. बर्मन से एस.डी. बर्मन के जादू की उम्मीद थी। वो आर.डी. बर्मन से मिलने उनके घर गए, सिचुएशन सुनाई, फिर जावेद अख्तर ने अपने लिखे पहले गीत के बोल सुनाए, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। अगले दिन जब विधु विनोद चोपड़ा आर.डी. बर्मन से मिलने गए तो आर.डी. ने एक डग्गा उठाया और उस समय के प्रचलित संगीत को ध्यान में रखते हुए गाना शुरू किया। He started and he says, कुछ न कहो कुछ भी न कहो, क्या कहना है क्या सुनना है। The tabla started, and then I just let go. I said it's rubbish, it's crap. I don't know why you're making this music. बोल थे कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, और अपने संगीत पर से विश्वास खो चुके आर.डी. डग्गे को जोर जोर से पीट रहे थे। ये देखकर विधु विनोद चोपड़ा बहुत ही निराश हो गए। पंचम जिस गद्दी पर बैठकर धुन सुना रहे थे वहीं ऊपर एस.डी. बर्मन की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। विधु विनोद चोपड़ा ने उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं अपनी फिल्म के संगीत के लिए इनको चाहता था, लेकिन वो तो रहे नहीं, और मैं उनके जादू की अपेक्षा रखकर तुम्हारे पास आया था और तुम मुझे यह बकवास सुना रहे हो। And I still remember that photo on top of him, and I said, actually, I'm looking for him. He's dead.
There is no S.D. Burman. You, in my opinion, are the finest music director alive today, and this is the shit you give me. So, this is end of music, end of everything. पंचम ने विधु विनोद चोपड़ा को निराश स्वर में पूछा कि क्या मैं अब भी 1942 कर रहा हूँ. He said, so, am I doing the film? And I still remember he was wearing that silk lungi and his kurta. I said, Dada, don't give me this emotion. Give me the music that I'm seeking from you. And then, of course, you're doing the film. It's not a favor. You are the best. Give me the music. So I went next week and I sat there again. The musicians were there, exactly the same scenario. And I washed up, I sat there in that white thing and he started. तय दिन पर विधु विनोद चोपड़ा वापस आए और आर डी बर्मन ने प्रील्यूड गुनगुनाना शुरू किया. यह वही धुन थी जिसने उनके पिता एस.डी. बर्मन को संगीत से जोड़ा था. And his first note was, he sang it in Bengali. He went on his harmonium and said, Rongila, 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 Re, Rongila. And between him and me, there was a sign language. My eyes were shut, and I can almost see him singing that, and I did this. And I did this, and he stopped. He said, Abhi Gana to shuru nahi hua. I said, Dada, first note ye hai. Gana kidhar nahi ja sakta. That was the journey of 2 weeks. और इस तरह जन्म हुआ कुछ ना कहो की धुन का. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो. इस गीत के लिए आर.डी. मन ही मन किशोर कुमार को ज़रूर मिस कर रहे होंगे. इस गीत के रिकॉर्डिंग के लिए किशोर कुमार की स्पष्ट छाप रखने वाले केदारनाथ भट्टाचार्य यानी कुमार सानू जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो आर.डी. ने उन्हें स्टूडियो से घर सिर्फ यह कहकर वापस भेज दिया कि पहले घर जाकर शेविंग करके आओ. ये गाना बहुत फ्रेश मूड का है और तुम्हें फ्रेश फील करके ही गाना होगा. दूसरे एक गीत ये सफ़र बहुत है कठिन मगर की प्रेरणा भी एस.डी. बर्मन द्वारा ही स्वरबद्ध की गई हेमंत कुमार ने गाई. फिल्म प्यासा की रचना जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला से ली गई थी. इसको ही जीना कहते हैं तो. इस गीत को आर.डी. ने शिवाजी चटर्जी से गवाया था जिनकी आवाज़ पर हेमंत कुमार का भी काफ़ी स्पष्ट प्रभाव था. ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर. बहरहाल एक बार फिर आर.डी. बर्मन अपने रंग में लौट आए. 1942 लव स्टोरी के गीत आर.डी. की शर्तों पर उन्हीं की स्टाइल में ध्वनिबद्ध किए गए. एच.एम.वी. ने सभी गीत सुनकर आर.डी. की प्रतिभा का लोहा मान लिया और फिल्म के संगीत के लॉन्च के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा जिसमें तय किया गया था कि आर.डी. बर्मन एक झूले में आसमान से मंच पर उतरेंगे और अपने ये गीत दुनिया के सामने रखेंगे. लॉन्च का दिन तय हुआ था 6 जनवरी 1994. लेकिन ये ग्रैंड कमबैक आर.डी. के भाग्य में नहीं थी. लॉन्च से 2 दिन पहले 4 जनवरी 1994 के दिन एक ज़बरदस्त दिल के दौरे से आर.डी. की मृत्यु हो गई. बाद में इस फिल्म का संगीत अप्रैल में लॉन्च किया गया और इस एल्बम के हर एक गीत ने धूम मचा दी. बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई हैं. 1994 में संगीत के सारे पुरस्कार 1942 लव स्टोरी को मिले. आर.डी. बर्मन का बुखार
मरणोपरांत भारतीयों के सर चढ़कर ऐसा बोलने लगा था कि आरडी एक फिनोमिनन या दृग विषय बन गए। लोग अब आरडी के पुराने गीत ढूंढ ढूंढ कर सुनने लगे। यह बुखार, रिमिक्स और ओरिजिनल दोनों ही प्रकार के गीतों के माध्यम से लगभग 30 वर्षों में भी उतर नहीं सका है और शायद अब उतरेगा भी नहीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। परंतु आरडी यह देखने के लिए हमारे बीच में नहीं थे। अगर थोड़ा पलट कर देखें तो उस दिन अगर आरडी विनोद चोपड़ा के सामने जब गा रहे थे, उस दिन अगर रोंगीलारे की प्रेरणा साथ नहीं होती तो शायद आरडी आज समय के साथ बहते हुए कहीं खो चुके होते हैं। आरडी ने खोया सम्मान प्राप्त किया तो इस रिक्लेमेशन में पिता सचिन देव बर्मन के जीवन की सबसे प्रिय धुन का जादू घुला होना एक नितांत काव्यात्मक कहा जा सकता है। तो ये कहानी थी त्रिपुरा के राजकुमार सचिन देव बर्मन की, जिनके दादाजी के निर्णय से उन्हें त्रिपुरा की राजगद्दी से तो दूर कर दिया, लेकिन सचिन देव बर्मन ने अपना नया साम्राज्य संगीत की दुनिया में बनाया, जिन्हें सिने संगीत का सम्राट माना जाता था। और एसडी के सामर्थ्यवान पुत्र होने की वजह से आरडी बर्मन को भी द प्रिंस ऑफ म्यूजिक कहा जाता था। और यही कहानी थी लोक संगीत की एक धुन की, जिसने एक पिता को उसका संगीत दिया और एक पुत्र को दी अमरत्व की संजीवनी। अब घड़ी मुझसे कह रही है कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, तो मैं रुकता हूँ। आप सुनिए कुछ ना कहो गीत के एक सैड फीमेल वर्जन के सीटिंग की एक रिकॉर्डिंग का भाग, जिसमें आवाज़ें हैं आरडी बर्मन की, विधु विनोद चोपड़ा की और कविता कृष्णमूर्ति की, और साथ है एक अनसुना सा अंतरा। Let me just get inspired to chuck everything out of the window. तू साला 6 महीने से गाना सुन रहा है, इधर अभी बोले let me listen to this song. I'm sorry, आपकी वॉइस और इसकी वॉइस में बहुत फर्क है। So let me hear it in her voice. Let me get slightly inspired. I have to write a whole scene with a girl in mind. ये आप बिल्कुल आज डिसीजन लीजिए तो वो हैप्पी वर्जन में वो लड़के का जो अंतर है, दा दा दी दा 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 ये लगता भी है। आपको अभिव्यक्ति का यह एपिसोड कैसा लगा जानने की उत्सुकता लगी रहेगी, तो कमेंट करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें और हो सके तो अभिव्यक्ति का व्हाट्सएप चैनल ढूंढकर ज्वाइन करें। अभिव्यक्ति पॉडकास्ट के इस भाग के रिसर्च मटेरियल के लिए राज्यसभा टीवी, संसद टीवी, विविध भारती, श्री मोती लालवानी, श्री गिरीन्द्र मजूमदार, श्री ब्रह्मानंद सिंह, मोबियस फिल्म्स, अद्भुत पंचम फाउंडेशन, संगीत विशेषज्ञ श्री KL पांडे, श्री SK झा, मेरे संगीत प्रेमी मित्र श्री विद्याधर जोशी और अंजोर ताई पंचवाड़कर, समस्त कंपनियों और विविध प्रकाशनों का आभार। साथ ही सिनेमा जगत से मेरे मित्र अनूप सिंह, गौरव कोरगांवकर और शमिका भिड़े का भी बहुत बहुत धन्यवाद।